है 7वां क्लास के NCERT आरटी 5वां चैप्टर है औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने बदली दुनिया 5वां चैप्टर है। पॉलिटिकल साइंस भारत में पॉलिटिकल साइंस है। भारत में 83.6% कितना 83.6% 83.6% महिला जो है खेतों में काम करती है। 83.6% महिला कहाँ काम करती है? तो खेत में काम करती है। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार साफ करना, निकालना, फसल काटना, कटाई करना शामिल आता है। आप सोचते होंगे कि महिला लोग ही, फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन यहाँ भारत में 83.6% महिला खेती में काम करती है। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए, महिला के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। इससे पता चलता है कि उन्हीं को में भी है ना महिला पुरुष में भेदभाव के संबंध मिल गया बच्चा में। बाकी डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अनेक लोग इस प्रकार के रूढ़िवादी धारणा से विश्वास करते हैं कि बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए, अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। वो लड़की को नहीं मिल पाता है इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए। अधिकांश परिवार में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य बना लें। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है। लड़कों पर नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है जिन्हें अधिक वेतन मिले। ऐसा नौकरी करो जो अधिक वेतन मिले, ऐसा लड़कों को दबाव डाला जाता है। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है कि देखो तू लड़का अच्छा काम किया, तू क्यों नहीं किया, और धौंस दी जाती है। आपको याद हमें होगा कक्षा 6 के बारे में पढ़े हम लोग। रूढ़ियों को तोड़ा गया। एक लड़की है, रेल इंजन बनती है ना, आदमी चलाते हैं। रेल इंजन का आदमी चलाते थे, वो लड़की चला रही है। आज लड़की चला रही, देखिए लड़की चला रही, झारखंड की लड़की है। झारखंड की लड़की ट्रेन चला रही है जो रूढ़िवादों को तोड़ दी है। झारखंड के एक करीब आदिवासी परिवार के 27 वर्ष के लक्ष्मी लाकरा ने ट्रेन चला करके रूढ़िवादी को तोड़ दिया। वो कहती थी, लक्ष्मी लाकरा, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। और वो कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फलना काम लड़की के लिए नहीं है तो मैं उसे करके रहता हूँ, लक्ष्मी लाकरा बोलती है। तो लोग सोचता है कि ITI इलेक्ट्रॉनिक्स लड़के करेगा, लेकिन लड़की लक्ष्मी लाकरा करके ड्राइवर बन गई ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से करके। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। 19वीं शताब्दी आज से 200 वर्ष पहले की बात है। शिक्षा के बारे में कई नए विचार जन्म ले लिया था। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए थे और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे 200 वर्ष पहले। जो स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बच्चे को स्कूल भेजने लगे थे, तभी लड़कियों की शिक्षा को लेकर के बहुत विरोध हुआ था। इसके बावजूद भी स्त्री और पुरुष ने लड़की के लिए स्कूल खोलने के लिए प्रयत्न किया। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। कब की बात है? 19वीं शताब्दी, आज से 200 साल पहले वर्ष। राम सुंदरी देवी 1800 से 1890 की बात है। रास सुंदरी देवी है, 1800 से लेकर 1890 की बात है। इनके अनुभव पढ़े जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुए। कहाँ? रास सुंदरी देवी 1800 से 1890 की बात है। 200 वर्ष पहले पश्चिमी बंगाल में पैदा हुए थे। कहाँ? रास सुंदरी, ऐसे है ना, सुंदर नाम से पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है।
वहीं पैदा हुई पश्चिम बंगाल में राजसुंदरी। 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बांग्ला भाषा में, कौन सा 60 वर्ष जब राजसुंदरी को होता है तो बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी थी। कौन सा भाषा में? बांग्ला भाषा में, जिसका नाम है राजसुंदरी। 60 वर्ष की उम्र में बांग्ला भाषा में जन्म ले ली थी और बांग्ला भाषा में अमार जीवन, कौन सा भाषा आत्मकथा लिखी थी राजसुंदरी? अमार अमार जीवन जीवन, अमार अमार जीवन जीवन, अमार जीवन। किसी लिख लेते आत्मकथा, जो उस समय की किसी भारतीय महिला, कोई भी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। पूछे किसी भी कोई भी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा का नाम बताना है तो अमार जीवन है। अमार जीवन कौन लिख रहा था? तो पश्चिम बंगाल के जन्म लेने वाली राजसुंदरी लिख रही थी। अमार जीवन राजसुंदरी देवी 1800 से 1890, 200 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल में पैदा हुई और जब 60 वर्ष उम्र होता है तो बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है अमार जीवन। का नाम है अमार जीवन नाम है, जो किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य होती है, जिसमें राजसुंदरी है ना अमार जीवन पुस्तक लिखती। उस समय लड़की लोग पति के लिए दुर्भाग्य मानी जाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने शादी के बहुत समय बाद भी स्वयं को छुप छुप कर पढ़ाई कर लेती है, छुप करके लिखना पढ़ना सीख लिया राजसुंदरी, इसलिए उसका नाम सुंदरी पड़ गया। ये है रामाबाई के बारे में चर्चा है। ये रामाबाई है, रामाबाई अपनी बेटी को पढ़ा रही है। रामाबाई 1858 से 1922 ईस्वी में, रामाबाई 1858 से लेकर के 1922 में का जीवन काल रहा। अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गए। रामाबाई जो थी महिला शिक्षा के योद्धा कहा जाती है, जो स्वयं कभी स्कूल नहीं गए, पर अपने माता पिता से उन्होंने रामाबाई ने पढ़ना लिखना सीख लिया, इसलिए शिक्षा में योद्धा कहा जाता। उन्होंने पंडितों की उपाधि भी ले लिया था। कौन सा उपाधि? पंडित, इसलिए रामाबाई पंडित कहा जाता है इसको। रामाबाई पंडित हो गए, उपाधि दी गई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानते थे। जब संस्कृत पढ़ना लिखना जानते थे इसलिए उनको पंडित दिया गया नाम, उपाधि, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, उसमें पढ़ लिख ली, इसलिए रामाबाई पंडित के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में पढ़ना लिखना जानते थे, इसलिए उन्होंने 1898 जन्म लेती है। 1898 का बात है। 1898 में पुणे के पास खेड़गांव है, पुणे पड़ता महाराष्ट्र में ना। पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया। कौन सा मिशन स्थापित किया? 1898 में, जहाँ विधवा स्त्री जितना होंगे और गरीब औरत होंगे, सभी को, चाहे विधवा स्त्री रहे या गरीब औरत रहे, सभी को पढ़ने लिखने, विधवा औरत है तहाँ, गरीब औरत है तहाँ, तो पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। पुणे में उन्होंने लकड़ी से चीज़ें बनाने सिखाते थे। छापा खाना चलाने के लिए जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में सभी लड़कियों को काम ही सिखाई जाती है। बाएं हाथ में तस्वीर छपी, उन्होंने छापखाना दिखा रही है। रामाबाई मिशन आज भी सक्रिय है। रामाबाई जो मिशन है आज भी सक्रिय है। यह है रामाबाई। रामाबाई 1898 में 1922 में महिला शिक्षा के योद्धा स्वयं कहा जाती है। स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, मगर माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। माता पिता से उन्होंने, रामाबाई ने पढ़ना लिखना सीखा था, स्कूल नहीं जाते हुए फिर भी माता पिता से सीख लिया, सोच लिया, और पंडित के नाम से उपाधि दी गई, क्योंकि संस्कृत पढ़ना लिखना जानते थे। 1898 में है ना, पुणे के पास खेड़गांव है, वहाँ पर एक मिशन स्थापित किया, जो गरीब औरत या विधवा औरत जो भी होगा, सभी को पढ़ाई के लिए शिक्षा दी जाती थी। उसमें लकड़ी से चीज़ें बनाने के लिए छापखाना चलाने के लिए जैसी कुशलता सिखाई जाती थी। अब यहाँ पर देखते हम लोग रुकैया है, का नाम है
रुकैया सखावत। रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना था। रुकैया सखावत हुसैन को लेडी लैंड का सपना। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 तक रहा। 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी। धनी परिवार थी तो जमीन होगा करेगा। बहुत जमीन थी, यद्यपि उन्होंने दर उर्दू, रुकैया सखावत जो थी, रुकैया सखावत ये उर्दू पढ़ना लिखना आता था उनको, परंतु उन्हें बांग्ला भाषा में और अंग्रेजी सीखने से रोका जाता था। क्या कि तुम महिला है, तुमको उर्दू सीखो, लेकिन बांग्ला और अंग्रेजी भाषा नहीं सीख सकती है। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखे जाते थे कि लड़की के लिए अंग्रेजी भाषा नहीं है, न ही बांग्ला है। जिन्हों लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे अंग्रेजी भाषा के लिए, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़का लोग को ही पढ़ाए जाते थे, लड़की लोग को नहीं पढ़ाए जाते थे अंग्रेजी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला भाषा भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख गई थी, जो भाई बहन के सहयोग से सीखी, न तो उर्दू जाने रह जाती है। आगे चल कर के वो एक लेखा बन जाती है। 1905 में जब वे 1880 से 1932 1905 की बात है। 1905 में जब वे रुकैया सखावत ने केवल 25 वर्ष की हो गई थी, तब 1905 में अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, ताकि अंग्रेजी भाषा में एक कहानी लिखने के लिए कोशिश की, जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। पूछेगा सुल्तान का स्वप्न अंग्रेजी भाषा में लिखल गया है। कौन लिखा? रुकैया सखावत ने। कब? 25 वर्ष की उम्र थी, 1905 में लिख ली थी। कहानी है, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक कहानी लिखी, जिसका नाम है, शीर्षक का नाम दे दिया सुल्तान का स्वप्न। सुल्तान का स्वप्न। सुल्तान का स्वप्न कहानी में सुल्तान नामक नाम है, सुल्तान से संबंधित नामक एक स्त्री की कल्पना की गई। इसमें सुल्तान है, सुल्तान नामक स्त्री की कल्पना की गई है, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। सुल्तान जो लड़की है कहाँ पहुंचती है? लेडी लैंड जगह पर पहुंचती है। वही लेडी लैंड ऐसा स्थान है जहाँ पर स्त्री को पढ़ने और काम करने और रोजगार करने की स्वतंत्रता थी। वही लेडी लैंड पर पहुंचती है। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है। ये कहानी में जो होती है लेडी लैंड सुल्तान के स्वप्न, जो कहानी इसमें है ना, कहानी महिला बादल से होने वाले वर्षा जो होता है उसको रोकने का उपाय खोजती है और हवाई कार चलाती है। सुल्तान का स्वप्न में महिला लोग हवाई कार चलाती है। लेडी लैंड में पुरुषों को आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते थे। सोच लो, लड़का लोग हार जाते थे लेडी लैंड में, और पुरुष एक अलग थलग में भेज दिए जाते थे। सुल्तान लेडी लैंड में अपनी बहन साराह के साथ बसत नहीं है। राज सुंदरी जो थी, अमर सिवन लिखे थी, वह अक्षर ज्ञान के द्वारा चैतन्य भागवत को पढ़ने सीखते थे। यही राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिलती थी, की स्थिति विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियों स्कूल जा रही है। आज लड़की, जिसमें राजसुंदरी देवी और रुकैया को पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज उसके विपरीत भारत में बड़ी संख्या में लड़की लोग स्कूल जा रही है। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीब और शिक्षण की सुविधा का अभाव में भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देते हैं। यहाँ से पढ़िए, महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में और शिक्षा और विद्यालय। वर्तमान समय में शिक्षा कैसा है और विद्यालय कैसा है? आज के युग में लड़के और लड़कियाँ विशाल संख्या में विद्यालय जा रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। फिर भी अंतर है, वर्तमान में भी अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है, सही बात है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है, सही बात है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। तो भारत में रहने वाले जो है व्यक्ति, उनके जीवन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी लिया जाता है, जैसे उनकी आयु क्या है, पढ़ाई क्या है, उनके द्वारा किए जाने वाले काम क्या है, आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम क्या है, इसके बारे में चर्चा होता है। आदि जानकारी को इस्तेमाल हम अनेक बातों को आकलन के लिए करते हैं। जैसे क्यों जानकारी लेते हैं, आयु क्या है, पढ़ाई क्या है, आप काम क्या है, इसलिए उस सबसे आकलन करते हैं। जैसे शिक्षित लोगों की संख्या क्या है ना, शिक्षित लोगों की संख्या स्त्री पुरुषों
का अनुपात क्या है। शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री पुरुषों का अनुपात 1961 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, महिला पुरुष में शिक्षित का अनुपात 1961 के अनुसार जनगणना के अनुसार जब लड़का और सब लड़कों और पुरुष में 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के होंगे तो 7 वर्ष हो या 7 वर्ष अधिक रहेगा 1961 के जनगणना के अनुसार। लड़का यानी कि लड़का पुरुष का प्रतिशत 40% शिक्षित है। 100 में 40% शिक्षित पढ़ लिख रहते थे और कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इतना पढ़ लिख नाम लिख ले पाते थे। तो 1961 के जनगणना के अनुसार लड़का का अनुपात 7 वर्ष अधिक और कम से कम अपना नाम लिख लें तो वो सब पढ़ा लिखल शिक्षित माते हैं जो 40% थे। इसके विपरीत देखा जाए महिला के बारे में 1961 में महिला के बारे में चर्चा है। तो नाम लड़कियों या स्त्रियों की केवल 15% है। पुरुष 40% लिखल पढ़ल थे और लड़की या स्त्री का केवल 15% भाग शिक्षित था। लेकिन आज 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या 40 दूनी 80 2 82% हो गया। 1961 में 40% था, 2011 में 82% है। और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 15% है। 1961 में 15% है और 2011 में 65%। 15 चौके 60 और 5 65% है। आज यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ तो गया है जरूर, जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है पढ़ाई में। इनका बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में होता है अनुसूचित जाति, ST लग गया तो अनुसूचित जनजाति लग जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम है। SC/ST से भी कम है, मुस्लिम लड़की कम पढ़ती है। मुस्लिम लड़की यहाँ स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती है, पढ़ाई कर पाती है, जबकि अन्य समुदाय की जो लड़की होती है स्कूल में 4 वर्ष तक बिता देती है, 4 वर्ष तक। दलित, आदिवासी, मुस्लिम वर्ग के बच्चे स्कूल छोड़ देने का अनेक कारण है। कौन कौन हो सकता है? दलित लोग, आदिवासी लोग, मुस्लिम लोग जो घर स्कूल छोड़ने का कारण बताओ। पहला कारण देश के अनेक भागों में विशेष करके ग्रामीण इलाका में, खास करके ग्रामीण इलाका और गरीब क्षेत्र में नियमित रूप से पढ़ने के लिए उचित स्कूल नहीं है। और जब उचित स्कूल नहीं रहेगा ग्रामीण और गरीब क्षेत्र में तो उचित स्कूल नहीं है, इसलिए दलित, आदिवासी, मुस्लिम लोग के बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। न उचित स्कूल है और न ही शिक्षक होते हैं उचित, हाल वहाँ पर न शिक्षक है। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि का व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, कहला उतना दूर जाना है। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, उन्हें गरीब भी होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ने का खर्च नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में भी स्कूल नहीं जा पाते हैं लड़के लोग। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है कि लड़का पढ़ लो, लड़की ना पढ़ेगी। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। लड़का लड़की में भेदभाव करने लगते हैं, शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि में पढ़े हैं 6ठी क्लास में। ये सब कारण से लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है, दलित लोग, मुस्लिम वर्ग के और नीचे जाति के लोग। 2014 में शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये लोगो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। 2014 में शुरू हुआ था हरियाणा से। महिला आंदोलन के बारे में देखते हैं। महिला आंदोलन, अब महिला और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार मिल गया है। महिला रहे या लड़की रहे स्कूल जा सकती है। अन्य क्षेत्र में भी उन्हें जैसे कानून सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। कानूनी सुधार में भी महिला के लिए अच्छा सुधार हुआ है। हिंसा कम होता है। स्वास्थ्य में भी, देखभाल में भी लड़का लड़कियों की स्थिति में बेहतर हुआ है। लड़कियों और महिला में स्थिति बेहतर हो गया है, कानून सुधार में भी, हिंसा में भी और स्वास्थ्य में भी। यह परिवार अपने आप नहीं आए हैं। औरत ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिल करके इन परिवर्तन के लिए संघर्ष किया, तब हुआ है
कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। बहुत संघर्ष किए महिला लोग। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। यही संघर्ष को तो कहा जाता है कानूनी सुधार, हिंसा सुधार, स्वास्थ्य सुधार हुआ। बहुत संघर्ष किए, इसी को संघर्ष को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। देश के कई भागों में से आते हैं महिला लोग महिला आंदोलन में। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। कई पुरुष भी इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत और निष्ठा, उनकी विशेषताएं इस एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृति करने, भेदभाव को मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जा गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। अभियान चलल था। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। संघर्ष तो करवे करता है, तो भेदभाव के खिलाफ, हिंसा के विरोध अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। सन 2006 में एक कानून बनल था। क्या कानून बनल था 2006 में? तो 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक रूप से और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों की कानूनी सुरक्षा दी जा सके। मतलब कि भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चला, जिससे महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2006 में एक कानून बनल था कि जिस घर के अंदर रहे शारीरिक रूप से उनको सुरक्षा करना है, और मानसिक हिंसा से जो शारीरिक रूप से भोग रहे है ना, और मानसिक हिंसा के रूप में भोग रहे औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। कब? 2006 में ऐसा कानून बनल है। और 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। इस तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1997 में 2006 से पहले जो कानून बना था ना, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कार्य स्थापना। इस तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, सर्वोच्च न्यायालय, वही 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्था में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। 1997 में 2006 में तो पहले था कानून बनल था, घर के अंदर के बात है, शारीरिक रूप से या मानसिक हिंसा से भोग रहे औरत को कानूनी सुरक्षा देना है। 2006 में था। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्य के स्थान पर जो महिला जहां काम करती है खाने कमाने के लिए, और शैक्षणिक संस्था जहां पढ़ाती लिखाती वहां पर महिलाओं के साथ यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा करना है और दिशा निर्देश दिया। एक उदाहरण 1980 के दशक की बात है। 1980 के दशक में देश भर महिला संगठनों ने दहेज पर हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। पूछेगा 1980 के दशक में क्या था? 1980 के दशक की बात है, 70, 80, 90 के लगभग। 1980 के दशक में पूरे देश भर में महिला संगठनों ने क्या किया? दहेज हत्याओं के लिए, दहेज खातिर बहुत महिला लोगों की हत्या हो जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी 1980 में। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था, है ना। इसलिए 1980 के दशक में दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। जागरूकता बढ़ाना कैसे? देखें, औरत के जो अधिकार है, अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कारण है। महिला आंदोलन से औरत के अधिकार के लिए औरत के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। जैसे गीत के द्वारा, नुक्कड़ नाटक, जनसभाओं के माध्यम से भी अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचा सकती है। महिला आंदोलन कहलाएगा भी। विरोध करना जब महिला के हितों का उल्लंघन होता है, तो जैसे कानूनी उल्लंघन जो बनल था 2006 में, है ना, घर के अंदर रहने वाली महिला को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, सुरक्षा करना है,
वही कानूनी और नीति द्वारा तो महिला के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे कानूनी के द्वारा या नीति द्वारा उल्लंघन हो रहा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठावे करती है महिला आंदोलन कि कानूनी नीति द्वारा क्या उल्लंघन हो रहा है। महिला लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियाँ भी, प्रदर्शन भी, बहुत असरकार तरीके से भी आंदोलन करती है महिला लोग। इसी का तो विरोध करना। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दे भी है। औरत के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। न्याय के अन्य मुद्दा और औरत के साथ न्याय का बहुत सा मुद्दा है, अन्य मुद्दा भी है, और औरत के साथ बंधुत्व बने मिलजुल करके व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। देखिए मिलजुल कर रहे हैं महिला आंदोलन का हिस्सा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है। दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए दुनिया भर के औरतें अपने संघर्ष का ताज़ा करने के लिए, संघर्षों को ताज़ा करने के लिए, जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। हर साल देखा जाए, हर साल 14 अगस्त को, कब? हर साल 14 अगस्त को बाघा लिखा है। बाघा में भारत पाकिस्तान, बाघा पड़ता है पंजाब में, तो भारत पाकिस्तान में जो बाउंड्री है वहाँ पर सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। ऊपर के तस्वीर में भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हैं। औरत को जलती हुई मोमबत्ती उठा रही है, यही है। औरत लोग, महिला लोग औरत जलती मोमबत्ती उठा रही है भारत पाकिस्तान के बीच बाघा सीमा पर 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। इसलिए हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान के सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं मोमबत्ती जला करके। कह रहे हैं से रूढ़िवादी धारणा क्या है? तो रूढ़िवादी धारणा, जब हम विश्वास करने लगते हैं, क्या विश्वास करने लगते हैं? हाँ, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक के लिए, किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों के कुछ निश्चित होती है, या केवल खास प्रकार के कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणा को जन्म होता है। कहने का मतलब कि रूढ़िवादी धारणा का मतलब होता है जब हम विश्वास करने लगते हैं किसी विशेष धार्मिक पर, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों के कुछ निश्चित विशेषता होती है। उस विशेषता को या तो फिर केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते, कोई खास प्रकार का ही कार्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तब रूढ़िवादी धारणा को जन्म लेती है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया। लड़का अलग विषय लेगा, लड़की अलग विषय लेगी, यही रूढ़िवादी धारणा है। कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का और लड़की होना था। रुचि से मतलब नहीं है, मतलब लड़का लड़की से, लड़की ही पढ़ेगी, लड़का ही पढ़ेगा। रूढ़िवादी धारणा हमें लोगों को उनके व्यक्ति विशेषताओं के साथ देखने से रोकती है। रूढ़िवादी धारणा जो है लोगों की व्यक्तिक विशेषता जो है उसके साथ देखने से रोकती है रूढ़िवादी धारणा। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता, आदर का व्यवहार नहीं करते, तो भेदभाव होबे करेगा। न समानता करें न आदर करें तो भेदभाव होबे करेगा। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पूर्वाग्रह मतलब क्या? तुमको लड़का है, लड़का के लड़की यही करेगा। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं, तभी भेदभाव होता है या भेद करते हैं। उल्लंघन, जब उल्लंघन का उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है तो उल्लंघन कहलाता है, या खुले रूप से किसी का अपमान करता है तो उल्लंघन कहलाता है। तब हम कह सकते हैं कि उससे उल्लंघन किया गया। यौन प्रताड़ना का मतलब क्या होता है? यौन प्रताड़ना इसका अर्थ औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से लड़की की इच्छा नहीं है, औरत की इच्छा नहीं है, फिर भी यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें, शारीरिक रूप से भी
और मौखिक हरकतें करने से होता है उसे यौन प्रताड़ना कहते हैं।